हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे एकदम जवाजो। आज के इस क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपना सीरीज चल रहा था। सीरीज क्या शुरू हुआ था प्यारे बच्चों? मैट्रिक वाले बच्चों का हिस्ट्री चल रहा था और ये हिस्ट्री में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 चला रहे थे, जिसका हमने पार्ट 1 बना दिया है और जिसका हमने पार्ट 2 बना दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। डिस्क्रिप्शन जिसको नहीं आता होगा वो देखना, नीचे जो है चैनल के बारे में लिख के कुछ आता है, उसी में ढूंढना। नहीं हो तो प्लेलिस्ट ढूंढ लो, ठीक है। आओ आज की इस क्लास में जो है प्यारे बच्चों हम पार्ट 3 को शुरू करते हैं। पार्ट 3, तेरे बिना जिंदगी में कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं, सिकवा नहीं। चलो देखो, आज से हम लोग पढ़ेंगे इस पार्ट 3 में मजदूरों की आजीविका। आजीविका मतलब बेटा जीवन यापन। क्या पढ़ेंगे? जीवन यापन। कैसे उनकी जिंदगी चलती थी, कब? जब इंग्लैंड में फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई। तो पहले हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों इंग्लैंड में, फिर हम लोग आएंगे अपने देश में। आ जाओ। औद्योगिकरण ने नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया, जिससे गृह उद्योगों के मालिक अब मजदूर बन गए। ध्यान देना प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, चलिए देखिए तो क्या हुआ इससे कि जितने भी जब औद्योगिकरण का दौर, जब प्यारे बच्चों जब औद्योगिकरण का जब दौर शुरू हुआ तो उससे हुआ क्या? तो गुरुजी ये हुआ कि जितने भी गृह उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग में काम करने वाले लोग थे, अब वो मजदूर बन गए। उनकी आजीविका बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा प्राप्त वेतन पर अब निर्भर करने लगा। औरतों बच्चों से भी 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। उस समय इंग्लैंड के कानून मिल मालिकों के पक्ष में था। उस समय जिस समय ये था, मिल मालिक लोग के ही पक्ष में इंग्लैंड की सरकार भी चलती थी। मजदूरों की लाचारी ये थी कि अपने गृह उद्योग की तरफ तो वो जा नहीं सकते थे, मतलब जो कुटीर उद्योग उनका बंद हो चुका था, उधर जा नहीं सकते थे। और दूसरी तरफ क्योंकि कल पुर्जों और मशीन के आगे साधारण गृह उद्योग का फिर से विकसित होना उस समय क्या था? असंभव था। क्योंकि बड़े बड़े अब जब मशीन आ गए थे तो प्यारे बच्चों उनका छोटा उद्योग चलेगा नहीं। इसलिए मजदूरों के मन में उत्तरोत्तर माने बाद में ये भावना मजबूती से पकड़ ली कि नए कारखाने उनके प्रबल क्या है? शत्रु है। उनके मन में ये बात बैठ गया, ये जो बड़ा कारखाना है ना कहीं इसी ने हमारे गृह उद्योग का सर्वनाश किया है। तो इसलिए जो है प्यारे साथियों इनके मन में ये बैठ गया कि ये शत्रु है बड़े बड़े कारखाने। इन्हीं कारखानों ने उन्हें बेरोजगार कर दिया था। जिन कारीगरों को नौकरी फैक्ट्रियों में मिल गई थी उनका जीवन भी कष्टमय था। जिनको अगर मिल गया था, मान लो वो ऐसे सड़क पे बैठने और ऐसे सोने के लिए मजबूर थे। ऐसा नहीं था प्यारे साथियों कि उनको नौकरी मिल गई, जॉब कर रहे हैं तो उनका जीवन अच्छा था, बिल्कुल नहीं था। अतः मजदूरों, बेरोजगार कारीगरों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू किया और मशीनों को तोड़ना इन्होंने क्या किया? शुरू कर दिया। यूरोप में ऊन काटने वाली महिलाओं ने भी मशीनों पर बहुत ज्यादा क्या किया? प्रहार किया। कई जगहों पर मशीनों को चौराहे पर लाकर उसमें आग लगा दिया गया। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को ऐसे नष्ट भ्रष्ट किया कि उनके पास दैनिक उपभोग के पदार्थों को खरीदने के लिए भी धन नहीं था। बात को समझ रहे हो? एकदम इसको कहते हैं प्योर कंटेंट। ये नहीं कि इधर उधर से कथा हम सुना दिए और आप जो है अच्छे से निकल गए, नहीं बनेगा क्वेश्चन आपसे। इसलिए समझो, एक एक लाइन को समझो, बेहतर समझो और पढ़ो, अच्छे से ज्ञान लो। क्योंकि आप तो हो 10th में, अगर आप वही 12th में होते तो आपको ढंग से पढ़ाया जाता, अलग तरीका से। आपकी उस समय समझ बड़ी हो जाती। अभी तो आपको एक एक शब्द का मतलब पहले सीखना है, समझ रहे हो?
उनके पास दैनिक उपभोग के पदार्थ को खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। इतना स्थिति खराब था कि रोजमर्रा की जो वस्तुएं थी वो भी उनसे नहीं खरीदा जा रहा था। इसलिए मजदूरों ने आंदोलन, अब इनके पास था ही क्या, समझ रहे हैं, बेसिक नीड्स इनकी पूरी नहीं हो पाती थी। अब इनके पास वही स्थिति थी, करो या मरो, ऐसे भी भूख से साला मर ही रहे हैं, बेरोजगारी से मर ही रहे हैं, तो क्यों ना विरोधे किया जाए मिल मालिक का, जंगे लड़ा जाए, या तो तू ना तो हम, ऐसे भी मरबे करेंगे वैसे भी मरेंगे। और इस विकट परिस्थिति में जब इंसान के पास ये ऑप्शन आ जाता है, या तो जिएंगे या मरेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उस समय इंसान जो है ना बड़ा ताकत के साथ विरोध करता है सामने वाले का। यही हुआ। सन 30 से 48 के बीच मजदूर संगठित हुए, आंदोलन हुआ। 32 में सुधार अधिनियम पारित हुआ। जब यह आंदोलन हुआ तो 1832 में इंग्लैंड में कुछ सुधार किया गया, लेकिन इससे उनको कोई लाभ नहीं मिला, यहां तक कि उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं मिला। इसलिए लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में सन 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन, साफ अंडरलाइन कर लो लोगिन, बाबू हो अंडरलाइन कर लो, कहे कि एकदम भी आई भाई। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? 1838 में। याद रखिएगा, ब्रिटेन में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, ये समझ जाओ। इस आंदोलन को मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कह सकते हैं। उस समय इस आंदोलन को सफलता नहीं मिली, लेकिन आगे चलकर के इसे इतनी अधिक लोकप्रियता मिली कि स्वयं संसद के सदस्य मजदूरों की मांग की पूर्ति के लिए प्रयास करने लगे। मतलब शुरू में चार्टिस्ट आंदोलन को ज्यादा लाभ नहीं मिला था प्यारे बच्चों, लेकिन इतना लोकप्रिय हो गया कि आगे चलकर के संसद भवन में काम करने वाला सरकार का आदमी भी मांग करने लगा। आगे सुनना ध्यान से। 18 में जाकर के सभी स्त्री पुरुष वयस्क जो थे 18 साल से ऊपर के, उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अंडरलाइन कर लो। पूछता है कि ब्रिटेन में कब स्त्री पुरुष जो वयस्क थे उनको वोट देने का अधिकार मिला, तो टिक कर लो 1918 में। 1918 में 1918 ही में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हुआ। ठीक है, चलो जी आगे देखो, जरा ध्यान से देखो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, तो मजदूर दल की सरकार बनी, जिन्हें उन्हें हित की रक्षा करनी शुरू कर दी। अब जो इंग्लैंड के लोग चाहते थे वैसा हो गया, लेकिन 1945 में हुआ। 1945 समझ रहे हो, सैकड़ों वर्ष लग गए मजदूरों की स्थिति सुधारने। 1850 इंग्लैंड की वो कहानी हो गई। अब भारत में आ जाओ। उस समय भारत में भी तो वही लोग था ना, गोरखा लोग था, वहां भी अत्याचार, यहां भी अत्याचार। 50 के बाद भारत का काल भारतीय श्रमिक वर्ग का आरंभिक काल था। भारत में उद्योगों की स्थापना से मजदूर की संख्या बढ़ी। आगे चलकर भारतीय श्रमिक वर्ग को कम मजदूरी, लंबे कार्य के घंटे, मिलों के अस्वस्थ वातावरण, बच्चों से काम लेना और महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी नहीं देना, साथ ही सामान्य सुविधाओं को भी उपलब्ध नहीं कराने की समस्या को झेलना पड़ता था। वही समस्या जो इंग्लैंड में थी 1850 के आसपास में भारत में भी मजदूरों के साथ वही था। काम कराओ, काम के घंटे तय नहीं, काम के बदले कितना मजदूरी देना है तय नहीं, बच्चों से काम कराओ, बूढ़ों से काम कराओ, उनका शोषण करो, यही सारा चीज चल रहा था। इसके अतिरिक्त शासन के उत्पीड़न से भी सारा भारतीय मजदूर क्या था, बहुत क्षोभ प्रथा उत्पन्न होने लगा, दुख होने लगा। एक तो मजदूरों की स्थिति अलग खराब, भारत में लोगों का शोषण हो रहा था, वो एक अलग कहानी हो गई। तो लोग कैसे, लोग दुखी हो गए सरकार को लेकर के, अंग्रेजों को लेकर के। इसलिए उन्हें मिल मालिकों और औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ अब आंदोलन की योजना बनानी शुरू कर दी। भारत में भी वही शुरू हुआ। अब समझ गए कि एक तो एक सब शोषण कर रहा है, और दूसरा जो है शोषण कह दिए तो सारा शब्द तो उसमें आ ही गया। इतना ज्यादा प्रताड़ित अंग्रेज कर रहा था कि ये भी मजबूर हो गया आंदोलन के लिए। इस कार्य में लंकाशायर के कपड़ा मिल के मालिकों ने भारतीय मजदूरों का साथ दिया। उनकी स्थिति में सुधार की मांग ब्रिटिश सरकार से किया। लंकाशायर जो जगह है प्यारे साथियों, ठीक है, लंकाशायर जो है वहां जो मिल के जो मालिक थे उन्होंने इनका साथ दिया, क्योंकि उनके डर था कि सस्ती मजदूरी होने के कारण भारत का उद्योग कहीं प्रतिद्वंदी ना बन जाए। समझ रहे हो ना, ये जो लंकाशायर था उनको ये डर था कि अगर कहीं भारत में सुधार हो गया तो वहां तो मजदूरी सस्ता है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाबू रे बाबू हमारा कॉम्पिटिटर बन जाए। इसीलिए लोग कहा कि नहीं, मजदूरों की बात मान लेनी चाहिए।
जब मजदूरों की बात मानते तो उनकी मजदूरी बढ़ जाती, तो फिर ही सबको फायदा हो जाता। 75 में मांग के आधार पर एक आयोग नियुक्त किया गया, जिसके आवेदन पर आधार पर 81 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। लाइन अंडरलाइन कर लो, पूछता है राजा, पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में पारित। ठीक है, आगे इसके 7 साल, इसके द्वारा 7 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध रोक लगा दिया गया। 12 वर्ष के कम आयु के बच्चे के काम का घंटा तय किया गया। महिलाओं के भी काम के घंटे और उनकी मजदूरी निश्चित कर दी गई 1881 में, कि जो बच्चा 7 साल का है उससे कम का कोई बच्चा काम नहीं करेगा। हाँ, 12 साल से जो कम आयु यानी कि 8 से 12 के बीच में जो बच्चे थे उनका काम तय किया गया कि 2 घंटे 4 घंटे जो भी वो करना है। महिलाओं की मजदूरी तय की कर गई कि महिलाओं को कितना दिया जाएगा। फिर भी मजदूर का असंतोष तब दिखाई पड़ा जब 82 और 90 के बीच मद्रास बंबई प्रेसिडेंसी में 25 हड़ताल दर्ज की गई। बताओ, 1882 से 1890 8 साल के इस कार्यकाल में 25 हड़ताल मुंबई और मद्रास, चूंकि उस समय इंडस्ट्रियल एरिया वही था, वहां पे हुआ। जो गांव से आए थे और कुछ समय तक उद्योग में लगकर अपनी स्थिति में सुधार करना चाहते थे, सुधार नहीं आने की स्थिति में ये कारखाना छोड़ करके फिर वापस लौट जाते थे। कहां? मुंबई और मद्रास में। धीरे धीरे असंगठित मजदूर राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाए। सबको पता है, पहले 31 अक्टूबर 20 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि AITUC का निर्माण हुआ। लाला लाजपत राय उनके प्रधान बनाए गए। 20 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO के गठन से श्रमिक की समस्या का एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, यानी कि भारत में भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना। लाला लाजपत राय उसके क्या बने? अध्यक्ष बने। फिर ILO का निर्माण हुआ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। कभी कभी ILO का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत में भी हो गया। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम, 26 में मजदूर संघ अधिनियम बना। कब बना? 1926 में, है ना, जिसके द्वारा पंजीकृत मजदूर संघों को मान्यता प्राप्त दी गई, यानी कि जो संघ था उनको रजिस्ट्रेशन कराना था कि आप ऐसे ही संघ नहीं चलाएंगे, फिर ऐसे तो कोई कुछ बना लेगा। रजिस्ट्रेशन जो था उनको मान्यता दिया गया। 29 के घोर मंदी, आप सभी को पता है कि 29 में क्या आया था? आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी से हड़तालों द्वारा ना तो मजदूरी को ही गिरने से कोई रोक सका और ना श्रमिकों को छटनी से कोई रोका जा सका। मतलब मंदी आ गया तो हड़ताल भी हुआ, बहुत सारे मजदूर को छटनी भी किया गया, निकाला भी कंपनी से। आप पहले सब पढ़े हो इतिहास में। इसी काल में मजदूर संघ में फूट पड़ा। सबको पता है कि फिर मजदूर संघ 3 भागों में बट गया। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन भी चल रहा था, साम्यवाद की लहर भी रूस के तरफ से आ रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका देखा जा रहा था। मजदूर वर्ग के लोग उनके साथ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए, क्योंकि साम्यवादी मजदूर वर्ग की स्वतंत्रता राजनीतिक भूमिका पर बल देते थे। ये तो पहले आप पढ़े ही हो, स्वतंत्रता जब पढ़ रहे थे राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उसमें हमने पढ़ाया था किस तरीके से जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना, फिर उसके बाद साम्यवादियों का जब बोलबाला हो गया, उसके बाद में हड़ताल हुआ, उसके बाद में वो संघ टूट गया। ये सारा इतिहास आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़े हैं ध्यान से। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 विश्व युद्ध के दौरान बंबई, कानपुर, कलकत्ता, डिगबोई, झरिया, जमशेदपुर, धनबाद में मजदूरों ने महंगाई भत्ते को लेकर के बहुत ज्यादा हड़ताल किया। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, देखो यही पूछा था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? चैप्टर नंबर 4 में हमने आपको लिखा दिया था 1942 में। मजदूरों ने मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन करते हुए औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिला। लगभग सभी जगह के मजदूर दलों ने औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों की आर्थिक मांगों को उपनिवेश विरोधी संघर्ष के साथ जोड़ने की कोशिश किया। अब जैसे मजदूर जो है कौन मालिक है? तो अंग्रेज लोग ही थे उस समय भी। 47 में ना देश आजाद हुआ, तो जब मजदूरों ने मांगे करना शुरू किया, जब विद्रोह करना शुरू किया, तो जिसने भी राष्ट्र के नेता थे उन्होंने मजदूरों को क्या किया? राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ लिया। 1947 में भारत क्या हो गया प्यारे बच्चों? आजाद हो गया। साथ ही साथ आजादी के साथ भारत बट गया, विभाजन हो गया।
विभाजन हुआ, इंडिया पाकिस्तान बना, सब जानते हैं। और इसके तुरंत बाद भारत में क्या हुई, बेरोजगारी बढ़ गई। श्रमिकों को उम्मीद था कि आजादी के बाद उनकी स्थिति में कोई सुधार आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखो, कहने का मतलब है कि बच्चा पैदा होता है तो उसी समय अभी उसको उसको जो है ना चलना है, गिरना है, पढ़ना है, संभलना है, फिर ना उसको खड़ा होना है। अब देश आजाद हुआ और तुरंत सोचो कि आजादी के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, चलो साल भर बाद स्थिति बेहतर हो जाए, ये नहीं पॉसिबल है। थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जिसने 250 सालों तक लूटा है उसको बनने में भी तो समय लगेगा ना। लेकिन यहाँ है ना, भारत में लोग सोचता है चट मंगनी पट भया, मैंने अभी इन्वेस्टमेंट किए, अभी मेहनत किए, अभी परिणाम आ जाए। तो ऐसा ही हाल हुआ भारत में। बात समझ में आया? मजदूर संगठन 3 भागों में बट गया, पहले ही पढ़े हो। कौन कौन? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये 3 हिस्सों में बट गया। वहीं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 3 हिस्सों में बट गया। क्यों? कुछ मजदूर कह रहा होगा ना 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 ना, आजादी मिला, इससे हमको लाभ होना चाहिए, तो नहीं हुआ। कुछ कह रहा होगा हम इधर जाएंगे तो लाभ होगा। अपने में लोग गुट बना नहीं, अरे भैया थोड़ा वेट करता, कुछ होता। मजदूरों की आजीविका, उनके अधिकारों का ध्यान में रखते हुए सरकार ने 48 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया। टिकटॉक कर लो, तुरंत कर लो टिकटॉक। हम बच्चा देखो, कहने का मतलब है बच्चा हो सकता है कि इस पढ़ाई से तुमको लग रहा होगा कि सर लाइन बाय लाइन पढ़ा, लेकिन तुम सोचो ना, लाइन बाय लाइन से खूबसूरत पढ़ाई क्या हो सकती है तुम्हारे 10th के लिए। टॉपर बनने के लिए, एक टॉपर बनने के लिए ऐसे पढ़ना पड़ता है। बाद में फिर जो है समरी सुन लो, ऑब्जेक्टिव सब बना लो। लेकिन अगर हम पॉइंट टू पॉइंट डील कर दें, बहुत सारी ऐसी बातें छूट जाएंगी, शब्दों का मीनिंग आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, और सब चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये हिस्ट्री है, थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके द्वारा कुछ उद्योग में मजदूरों की दरें निश्चित की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। दूसरी योजना में यहां तक कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी ऐसी होगी जिनसे उनका केवल गुजारा ना चले, बल्कि कुछ और अधिक उनको लाभ हो, ताकि अपनी कुशलता से जीवन वो जी सके। तीसरी योजना में मजदूरी बोर्ड स्थापित किया गया, बोनस देने की भी बात हो गई। बताओ, इसीलिए बोले थे ना 5 साल में स्थिति में कुछ सुधार आया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 10 साल में और सुधार, 15 साल में और सुधार आया। लेकिन जो लोग वेट किए वो बहुत आगे बढ़े, है ना। मजदूरों की सुधार के लिए 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित किया। इसको अंडरलाइन कर लेना। 62 में केंद्र सरकार के स्थापित किया गया, कांग्रेस की सरकार थी। मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, उनकी मजदूरों को सुधारने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद भारत सरकार ने उद्योग में लगे मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में पूंजीपतियों का ने उनका क्या किया था, शोषण किया था, शोषण किया जाता था। तो इसलिए जो है भारत सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए ताकि इनकी स्थिति सुधार हो सके। अब आइए प्यारे बच्चों, इस इतिहास से आपने सीखा क्या? तो आपने यहाँ ये जाना कि सर जो ब्रिटेन है, यानी कि सर जी गुरुजी जो इंग्लैंड है, ठीक है, जो गुरुजी ब्रिटेन है, वहां पे कैसे जो मजदूर थे वो कैसे भी जीवन जीने के लिए मजबूर थे। ठीक है, तो वहां के मजदूर जो जीवन जीने के लिए मजबूर थे, तो उन्होंने क्या चलाया? आंदोलन के जरिए जो है प्यारे बच्चों, उन्होंने जो है अपना अधिकार प्राप्त किया। सेम यही कहानी हमारे भारत में भी थी। भारत के जो, अब सोच लो, जब इंग्लैंड में मजदूर की स्थिति वैसी होगी तो भारत में तो मजदूरों की स्थिति एकदम दयनीय होगी, एकदम दयनीय थी। तो इन्होंने भी अपनी दयनीय स्थिति से उबरने के लिए ये भी क्या किए? आंदोलन चलाए। इन्होंने भी क्या बनाया? संगठन बनाया। यहाँ भी क्या बना? संगठन बना, अलग अलग संगठन बना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आया। इन मजदूरों को जो है क्रांति, यानी कि कहने का मतलब है राष्ट्रीय आंदोलन से इनको क्या किया गया? जोड़ा गया। तो देश की आजादी में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। समझ रहे? और इसी में जो जो नियम कानून अभी तुमने पढ़ा, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ बनाया गया, उनके बारे में जानकारी हमने आपको दे दी है। तो ये हुआ अब तक की बातें। अब हम पढ़ेंगे कुटीर उद्योग का क्या महत्व है और उसकी किसके चर्चा करेंगे? उपयोगिता। तो पहले ये जानते हैं ये कुटीर उद्योग है क्या। देखो, इसी उद्योग को हम लोग कहते हैं गृह उद्योग।
या इसी को हम लोग कहते हैं छोटे पैमाने का उद्योग, या आप कह सकते हो छोटा उद्योग। ठीक है, जिसमें एक ही परिवार के सदस्य मिलकर के काम करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं। कैसे पहले लोग चरखा चला के सूत काटना, कपड़ा तैयार करना, अचार वगैरह बना लेना, चूड़ी बना लेना, सोना से कुछ ज्वेलरी बना लेना, खिलौने बना लेना, दौरी ओरी सब जितना छैटा छैटी है, स्वेटर बिनना उन्ना, बुनाई कढ़ाई, सब इसी के अंदर में आता है। ये सब है कुटीर उद्योग। पेंटिंग वेंटिंग, पत्थर उत्थर पे काम करना, सब इसी के अंदर में है। सिलवट लोहा सब यही में है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका क्या महत्व है और इनका क्या उपयोगिता है। देखो, एक तो सबसे बड़ी बात ये है प्यारे साथी, इसको लेकर के गांधी बाबा ने कहा था कि जो काम हम अपने हाथ और पैरों से करते हैं उसमें सुकून मिलता है ना, वो अच्छा होता है सेहत के लिए भी और अपने देश के लिए भी। स्वदेशी के बारे में कहा था। और प्यारे बच्चों, कुटीर उद्योग में एक और सबसे बड़ी बात थी कि इसमें ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता था। समझ रहे हो, कोई कपास लेकर के आया, फिर उससे जो है ना धुन करके ऊन से सूत बनाया गया, फिर काता गया, फिर धागे तैयार किए गए, रंगाई की गई, फिर बुनकर उसको बैठ करके क्या करता है, बुनता है, कपड़े तैयार करता है। तो इसमें ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। और यही फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई 18वीं शताब्दी और सब खा गया। अब पढ़ते हैं। यद्यपि औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने भारत के कुटीर उद्योग को काफी क्षति पहुंचाई, मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया, परंतु इस विषम और विपरीत परिस्थिति में गांव और कस्बों में उद्योग जो है पुष्पित और पल्लवित हो रहा था। पुष्पित पल्लवित मतलब फल फूल रहा था। जन साधारण को लाभ पहुंचा। राष्ट्रीय आंदोलन, विशेष करके स्वदेशी आंदोलन जो आपने पढ़ा है, और असहयोग आंदोलन की बात कर लो या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लो, सब में ये काम किया है। समय उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका रही। इसके महत्व को हम नकार नहीं सकते। क्वेश्चन आता है आपको, पक्का क्वेश्चन आता है कि कुटीर उद्योग के महत्व और उपयोगिता का वर्णन करें। यहीं से आपको लिखनी है। हालांकि चैप्टर के अंत में हम क्वेश्चन आंसर भी मजे से डिस्कस करेंगे, है ना। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि लघु और कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है, यानी कि लघु और कुटीर उद्योग भारत के पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करता है। कुटीर उद्योग उपभोक्ता वस्तु अत्यधिक संख्या में रोजगार, राष्ट्रीय आय का अत्यधिक समान वितरण सुनिश्चित करते हैं। तीव्र औद्योगिकरण ने, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, तीव्र औद्योगिकरण के प्रक्रिया में लघु उद्योगों ने सिद्ध किया कि बहुत तरीके से फायदेमंद है। सामाजिक, आर्थिक, तत्संबंधी मुद्दों का समाधान यहीं से हो जाता है। इसके ठीक से कार्यकरण पर तीव्र आर्थिक विकास भी निर्भर है। सामाजिक आर्थिक प्रगति संतुलित क्षेत्र के विकास के लिए भी शक्तिशाली औजार है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि इन उद्योगों की प्रगति बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को बढ़ाती है, कौशल में वृद्धि करती है, उद्यमिता में वृद्धि करती है, उपयुक्त तकनीक को बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करती है। समझ रहे हो, कौशल में वृद्धि होगा, रोजगार मिलेगा, उद्यमिता व्यवसाय में जो है आपको वृद्धि होगा, तकनीक बेहतर से काम करेगा। इसको प्रारंभ करने में भी पैसा कम लगता है। उत्पादकीय क्षमता फैलाव पर ध्यान देते हैं, जबकि औद्योगिकरण में उत्पादन शक्ति केवल कुछ हाथों में रहती है। कुटीर उद्योग जनसंख्या के बड़े शहरों में प्रवाह को क्या कर सकता है, रोक सकता है। अगर गांव गांव में उद्योग होगा तो लोग शहर कभी जाएंगे ही नहीं। तो इन सभी मामलों को अगर हम देखें तो कुटीर उद्योग बहुत ही बेहतर है और ये उस समय के लिए बहुत ही फायदेमंद था। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के विकास के से पहले भारतीय निर्मित वस्तुओं का विश्वव्यापी क्या था, बाजार था। जब तक आधुनिक औद्योगिकवाद नहीं आया था, 18वीं शताब्दी वाली जो बात चैप्टर के प्रारंभ में किए, तो उस समय भारत में जो वस्तुएं बनती थी पूरे विश्व में उसकी डिमांड थी। भारतीय जैसे मलमल है, छीट है, सूती वस्त्र की मांग तो पूरा विश्व में था। भारतीय उद्योग न केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माल उपलब्ध कराते थे, बल्कि निर्मित वस्तुओं का भी क्या करते थे, निर्यात करते थे। भारत से निर्यात के मुख्य वस्तुओं में रुई था, सिल्क था, छीट था, रंगारंग था के बर्तन और ऊनी कपड़े शामिल थे। ये उस जमाने की बात है जिस समय औद्योगिकरण नहीं था ना, तो भारत से वस्तुएं विदेशों में जाती थी, बहुत मांग था इनका। ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग
जो हाई क्लास के लोग थे ब्रिटेन के, भारत में हाथों से बनी वस्तुओं को ज्यादा महत्व देते थे, तरहीस देते थे। हाथों से बने महीन धागों के कपड़े, तसर सिल्क, बनारसी, बालूचेरी साड़ी, बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ी, मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की मांग ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग अधिक करते थे। ये सारा वो मटेरियल है जो उस समय लोग खूब इंग्लैंड में भारत से मंगवा करके पहनता था। सोचो भारत में कितना अच्छा व्यापार होता होगा उस समय, है ना। जहां आया औद्योगिकरण सब खा गया। मशीन उसको कॉपी कर नहीं सकता। विशेष बात यह थी कि इस पर अकाल और बेरोजगारी का भी कोई असर नहीं होता था, चूंकि छोटा उद्योग था, घर में ही बन जाता था, तो बेरोजगारी हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना। यह महंगी होती थी, क्योंकि यह महंगी होती थी और सिर्फ उच्च वर्ग के लोग इसको खरीद सकते थे, समझ रहे। इसलिए अकाल आए दुकाल आए क्या फर्क पड़ता है, बड़े लोगों को पहनना है, बड़े लोगों को अकाल दुकाल से कोई मतलब नहीं होता है। आज के देखो, अंग्रेजों के साथ राजनीतिक संबंध कायम हुआ। औद्योगिकरण के कारण भारत का कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। ब्रिटिश सरकार नीति भारत में विदेश निर्मित वस्तुओं का आयात, भारत से कच्चा माल का किया निर्यात, ये उसका प्रोत्साहन था, नीति था। इसलिए ग्रामीण उद्योग पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन, विशेष करके स्वदेशी आंदोलन के समय खादी वस्त्रों की मांग ने कुटीर उद्योग को बहुत ज्यादा क्या दिया, बढ़ावा दिया। 2 विश्व युद्धों के बीच कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। कारखानों के साथ कुटीर उद्योग भी क्षेत्रीय जगहों पर उत्पादन में धीरे धीरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे थे। ये पूरा डिटेल था कुटीर उद्योग के क्या हुआ संबंध में। थोड़ी सी और है, आजादी की बात है, समझो ध्यान से। 47 ईस्वी में जब भारत आजाद हुआ, कुटीर उद्योग की उपयोगिता विकास हेतु भारत सरकार ने नीतियों में परिवर्तन किया। 6 अप्रैल 1948 की औद्योगिक नीति के द्वारा लघु कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया गया। 52-53 में 5 बोर्ड बनाए गए, जो हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल की जटा, ग्रामीण उद्योग हेतु, ताकि भारत का जो स्वदेशी चीज है वो फिर से विकसित हो सके और ज्यादा तरक्की कर सके, उसके लिए भारत सरकार ने काम किया। 56-77 में औद्योगिक नीति प्रोत्साहन की बात की गई। आगे चल के 23 जुलाई 1980 को औद्योगिक नीति घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया। कृषि आधारित उद्योग की बात कही गई। लघु उद्योग की सीमा भी क्या की गई, बढ़ाई गई। भारत सरकार अब समझ गया था आजादी के बाद भी कि ये जो लघु उद्योग, जो कुटीर उद्योग है, वो भारत की आन बान शान है, जान है अर्थव्यवस्था का। तो इस तरह हम देखते हैं कि आजादी के बाद भारत सरकार ने जहां एक तरफ कुटीर उद्योग को बढ़ाया, दूसरी तरफ औद्योगिकरण की प्रक्रिया के साथ भी भारत आगे बढ़ने अब सामंजस्य बना लिया कि फैक्ट्री भी लगेगा, कुटीर उद्योग भी चलेगा, है ना। रसायन, बिजली जैसे औद्योगिक क्षेत्र का हमारे यहाँ विस्तार हो गया, केमिकल फैक्ट्री लग गया, बिजली फैक्ट्री लग गया, है ना। विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और स्वचालित मशीन अब हमारे यहाँ भी आ गए। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन की औद्योगिक नीति ने जिस तरह औपनिवेशिक शोषण की शुरुआत की, भारत में राष्ट्रवाद की नींव उसका क्या था, प्रतीक। भारत में राष्ट्रवाद आया है क्यों, जो इंग्लैंड ने शोषण किया उसके कारण था। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, आप कमेंट करके बताइए कब असहयोग आंदोलन हुआ, है ना। हालांकि सब तुम लोग तो जानते ही हो। अहमदाबाद में आंदोलन हुआ, खेड़ा में आंदोलन हुआ, सब तुम पढ़े हो। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी को अपनाने पे बल डालते हुए कुटीर उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। पढ़े हो ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का था कि पूरे देश में लाखों चरखे जो है ना वो बंटवाना है, इसी का सब परिणाम था, है ना। और उपनिवेशवाद के खिलाफ उनका प्रयोग किया जाए। पूरे भारत के मिलों में काम करने वाले मजदूरों ने भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। अतः औद्योगिकरण ने, जिसकी शुरुआत एक आर्थिक प्रक्रिया के तहत हुई, भारत में राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। 50 के बाद पूरे विश्व में अग्रणी औद्योगिक शक्ति समझा जाने वाला ब्रिटेन अब धीरे धीरे खत्म हो गया। देखो 1950 जो ब्रिटेन पूरे विश्व में आगे था, 50 में धीरे धीरे डाउन हो गया, क्योंकि सारा उपनिवेश उसका छीन गया। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में टूट गया। अब आगे आ गया अमेरिका और आगे आ गया कौन, जर्मनी। ये देश जो है ब्रिटेन से धीरे धीरे कहाँ निकल गए, आगे निकल गए, और इसी के साथ अपना चैप्टर हो जाता है समाप्त।
यहाँ पे चैप्टर प्यारे बच्चों क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और इसी के साथ अब आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि सारा कुछ हम बता दें, स्पेनिंग जेनिंग, सेफ्टी लैम्प, सर्वप्रथम सूती मिल 1917 में पहली जूट मिल कहाँ, कोयला उद्योग कहाँ हुआ, जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कब हुआ, इंग्लैंड में कब मिला अधिकार सभी को, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब लगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये मिलान कर लीजिएगा, आविष्कार आविष्कारक वाला। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करेंगे, यानी कि अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर के सॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, और इसके बाद में जो है हम लोग शुरू करेंगे, दबा के शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? अगले चैप्टर को, और वो होगा चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खूब अच्छे से तैयारी करिए। याद है ना, अब की बार 464 पार कर देना है। ठीक है, धन्यवाद।